डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। लेकिन आप यहाँ हेडिंग देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और अगेन लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। ये एक टॉपिक का नाम है जो कि NCERT 12th क्लास के बायोलॉजी में सेम हेडिंग दिया गया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये एक जेनेटिक्स का पार्ट है, लेकिन इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हेडिंग भले यहीं से शुरुआत है, इस वजह से हमने इसकी हेडिंग दी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये पूरा का पूरा जो वीडियो सेशन होगा वो NCERT बुक पे आधारित होगा, यानी आप नीट के सिलेबस को और साथ साथ में 12th क्लास के बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ जो एक आप शब्द देख रहे हैं इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कोई भी कैरेक्टर किसी के माता पिता से उसके बच्चों में जो जाता है वो मॉलिक्यूल्स के जरिए जाता है। और वो मॉलिक्यूल्स है कौन? वो मॉलिक्यूल्स है डीएनए एंड आरएनए। इस वजह से इस टॉपिक दिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप समझ गए होंगे। तो चूंकि अगले जनरेशन में क्रोमोजोम्स जाता है, ह्यूमन बीइंग के केस में 23 क्रोमोजोम्स फ्रॉम द फादर एंड 23 क्रोमोजोम्स फ्रॉम द मदर्स। और जैसा कि आपको पता है कि क्रोमोजोम्स बना होता है डीएनए से और न्यूक्लिक एसिड से। डीएनए निगेटिवली चार्ज है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन होता है पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन भी होता है 5 तरीके का, H1, H2A, H3, H4 एंड H5। तो चलिए उन सब चीज़ों पे बात न कर करके हम सीधे तौर पे बात करते हैं डीएनए पे। तो डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मीसर। इन्होंने क्या किया कि एक पस सेल, पस मतलब होता है घाव, पस सेल के न्यूक्लियस में से न्यूक्लिक एसिड को यानी डीएनए को आइसोलेट किया। चूंकि न्यूक्लियस से इन्होंने उसको क्या किया, आइसोलेट किया, तो इस वजह से न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने कहा न्यूक्लिन। इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। चलिए नेक्स्ट है टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज कॉइन्ड बाय अल्टमान। अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड के टर्म को समझाया था लोगों को। और एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड्स का। आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? डीएनए आता है जब डबल स्ट्रैंडेड हो, और आरएनए भी आता है न्यूक्लिक एसिड में। तो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए आपको समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। पॉलीमर आपको समझ में, आप जिस लेवल के हैं बच्चे, तो पॉलीमर तो समझ में आता ही होगा। पॉलीमर क्या होता है, चलिए ऐसे भी हम एक आसान भाषा में समझ जाएं कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ काम कर रहा है किस चीज़ का? न्यूक्लियोटाइड अकेला हो तो इसे कहते हैं मोनोमर। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब मिल जाएगा तब वो कहलाएगा पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही होता है डीएनए या आरएनए। डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे। तो देखिए आपको क्या यहाँ पता चला कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो कि मोनोमर है का काम करेगा, आपस में जब जुड़ जाता है, जुड़ने का भी तरीका होता है कि किस तरीके से जुड़ना है, डिटेल में इसी में हम पढ़ेंगे। तो मोनोमर जब आपस में न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में जब जुड़ता है
तो बनाता है पॉलीमर। पॉलीमर किसका बनेगा? तो जिस चीज से मोनोमर बना होगा उसी चीज का पॉलीमर होगा ना। तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा आपस में जुड़ा तो पॉलीमर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स का। अब आपको समझना है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है, एक जो सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो वो बना होता है नाइट्रोजिनस बेस से, दूसरा होता है इसमें पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट जो कि लिंकर का काम करता है। तो नाइट्रोजिनस बेस डिटेल में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, इस वजह से इसे हम नाइट्रोजिनस बेस कहेंगे। पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन एटम के जो शुगर है, राइबोज शुगर और या डिऑक्सी राइबोज शुगर से मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। यदि राइबोज शुगर है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स होगा आरएनए का, और डिऑक्सी राइबोज है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा डीएनए का। अब आ जाइए फॉस्फेट जो कि लिंकर का काम करेगा। कैसे करेगा डिटेल में बात करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली बना होता है नाइट्रोजिनस बेस का, पेंटोज शुगर का और फॉस्फेट्स का, 3 का। अब इन तीनों के बारे में, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में और फॉस्फेट के बारे में इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए कि क्या है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं हम किस चीज का? नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजिनस बेस 2 तरीके का होता है। आप देख रहे हैं कौन? प्यूरिन्स, और दूसरा देख रहे हैं पायरिमिडियंस। अब टोटल लेटर काउंट कर लीजिए कि प्यूरिन में कितना लेटर है। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7। पायरिमिडियंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक में 7 लेटर है और एक में कितना? 11 लेटर्स यानी लंबा है। तो जिसमें लेटर की संख्या कम है वो जो प्यूरिन है वो डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 रिंग है देखिए। और जिसमें लेटर्स ज्यादा है यानी 11 है उसमें सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा 6 मेंबर का, ये होगा पायरिमिडिन। और ये जो 9 मेंबर आप देख रहे हैं, 9 मेंबर कैसे? आप 6 मेंबर इस रिंग में जो कि एग्जैक्टली सेम है पायरिमिडिन की तरह। जैसा देखिए जो स्ट्रक्चर ये है वही स्ट्रक्चर ये है। तो इस रिंग को हम कहते हैं पायरिमिडिन रिंग। और जो एक्स्ट्रा इसमें 5 मेंबर आ गया, 5 मेंबर कौन? तो ये जो चौथा नंबर का कार्बन एटम और 5वें नंबर का जो कार्बन एटम है, ये दोनों रिंग के बीच में कॉमन है। तो इस रिंग में भी ये काउंट किया जाएगा। तो टोटल मेंबर हो जाएगा 2 3 4 एंड 5। इस रिंग को हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग यानी प्यूरिन, जो कि केवल 7 लेटर से है। तो इसमें मेंबर हो गए 9 और डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन। और पायरिमिडिन जिसमें 11 लेटर है तो ये केवल बेचारा ये हो गया सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे याद करने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। अब आप अगेन देखिए इस चीज को लैंग्वेज में देख लीजिए। कंसिस्ट ऑफ 2 रिंग्स, एक पायरिमिडिन रिंग और दूसरा इमिडाजोल रिंग, और ये केवल है पायरिमिडिन रिंग। पायरिमिडिन रिंग में आप यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको काउंटिंग इस तरीके से करना है कि 2 नाइट्रोजन एटम नजदीक में आ जाए। तो देखिए यहाँ एक नाइट्रोजन है और एक यहाँ नाइट्रोजन है। तो काउंटिंग इस तरीके से लेकर के चले हैं। इस तरह से आप ये 1 2 3 4 5 6, यदि काउंटिंग आप यहाँ से 1 करते हैं 2 3 4 5, तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से पहला और 5वां पोजीशन पे मिलता। लेकिन ऐसे काउंटिंग करना है कि जिधर से दोनों नाइट्रोजन नजदीक में मिले। तो जाहिर सी बात है कि इधर से काउंटिंग करेंगे तो एक फर्स्ट पायरिमिडिन रिंग के फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है किस पे? 3rd पोजीशन पे है, ठीक है। और नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग में किस पे मिलेगा? 7th पोजीशन पे और 9th पोजीशन पे, एकदम आमने सामने मिलेगा। देखिए एकदम आमने सामने, ठीक है। तो पायरिमिडिन रिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम। यहाँ देखिए फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 3rd पोजीशन पे है। काउंटिंग देखिए इधर से किए तो 1 2 3, और इधर से भी करना रहता तो ये जाता 1 2 और 3।
यानी हर हाल में दो नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन एटम आएगा और एक नाइट्रोजन होगा पहला पोजीशन पे, तो दूसरा नाइट्रोजन हो जाएगा तीसरा पोजीशन पे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद कर करके रख सकते हैं कि पाइरिमिडीन रिंग में 6 मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉमन है, दोनों एक ही तरीके का, चाहे वो प्यूरिन में हो या पाइरिमिडीन में हो। प्यूरिन में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है इमिडाजोल रिंग। पाइरिमिडीन रिंग में 2 नाइट्रोजन होता है और 4 कार्बन एटम होता है, 1 और 2, और जहां जहां मैंने कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि वहां कार्बन एटम है। जैसे सेकंड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे एंड सिक्स्थ पे, तो काउंट कर लीजिए 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 जगह पे इस रिंग में कार्बन है और 2 जगहों पे क्या है, नाइट्रोजन। इस वजह से लिखा गया है 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन एटम है। यहाँ सेम आपका 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम। इमिडाजोल रिंग में 7वां पोजीशन पे और 9वां पोजीशन पे क्या है आपका, 7th पे एंड 9th पे नाइट्रोजन, यानी 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन एटम। 3 कहाँ, एक तो ये खुद हो गया किससे, इमिडाजोल रिंग का, और 2 जो कॉमन शेयर किया पाइरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग दोनों के बीच में, यानी 1 2 एंड 3। तो ऐसे भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइरिमिडीन रिंग में कितना नाइट्रोजन कितना कार्बन, इमिडाजोल रिंग में कितना नाइट्रोजन कितना कार्बन, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉमन बात, ये ऐसा बेस है जिसमें नाइट्रोजन है। इसी वजह से प्यूरिन और पाइरिमिडीन को कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसेज। क्लियर? अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्यूरिन भी होता है 2 तरीके का, एडिनिन और गुआनिन। पाइरिमिडीन होता है 3 तरीके का, बड़ा लेटर है तो कुछ तो उसमें खासियत होना चाहिए, 11 लेटर का है तो वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन? गुआनिन, सॉरी एडिनिन गुआनिन तो हो गया प्यूरिन। दूसरा पाइरिमिडीन में आ जाएगा थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमीन केवल और केवल डीएनए में होगा और यूरासिल केवल और केवल किसमें होगा, आरएनए में होगा, क्योंकि थाइमीन जब भी आता है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ ये मिथाइलेटेड होता है, और यूरासिल जब भी ज्वाइन करेगा तो ये राइबोज शुगर के साथ ज्वाइन करेगा। इस वजह से एडिनिन सॉरी थाइमीन होगा डीएनए के लिए और यूरासिल आरएनए के लिए। बाकी जो तीनों है एडिनिन गुआनिन जो कि प्यूरिन है, चाहे डीएनए हो या आरएनए दोनों में होगा, और साइटोसिन चाहे डीएनए में हो या आरएनए हो दोनों में होगा। मात्र एक डिफरेंस है पाइरिमिडीन का, क्या कि थाइमीन केवल डीएनए में और यूरासिल केवल आरएनए में होता है। अब ये चूंकि डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से इसका मोलिकुलर वेट हाई हो जाएगा और इसका मोलिकुलर वेट पाइरिमिडीन रिंग का लो हो जाएगा, क्योंकि ये 6 ही मेंबर रिंग है। इस वजह से तो हम समझते हैं कि आप इतना समझ रहे होंगे, और आपके पास यदि पेन और पेपर है तो आप उसको लिखिएगा तो सीखिएगा, और नहीं तो ऐसे ही देखते निकल जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम आ जाते हैं, डिटेल में बात करते हैं हम किसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्यूरिन के बारे में। देखिए आपने प्यूरिन के टाइप्स के बारे में यहाँ कंप्लीट बात कर लेंगे, तो आप पेशेंस के साथ यहाँ देखिए। प्यूरिन 2 तरीके का, एडिनिन और गुआनिन। तो इसका फर्स्ट लेटर है ए, तो एडिनिन को हम क्या करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुआनिन को जनरली जी से रिप्रेजेंट करेंगे। हर जगह पे ए और जी लिखा रहेगा, तो ए का मतलब समझिएगा एडिनिन और जी का मतलब गुआनिन। प्यूरिन होता है एजी प्यूरिन, बात करने में ऐसे याद रखिएगा, एजी प्यूरिन, यानी एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन होता है। तो ये हो गया हमारे पास कितने तरीके का, 2 तरीके का। तो दोनों देखिए, चाहे आपके पास एडिनिन हो या गुआनिन, दोनों में देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितना हो, डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों में है। एक ये है 6 मेंबर का काउंट करिए, और ये 5 मेंबर का, और ये हो जाएगा 6 मेंबर का, और ये भी 5 मेंबर का। यानी टोटल यदि हम देखेंगे अच्छे तरीके से तो 9 ही मेंबर होगा, लेकिन रिंग इंडिविजुअल करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन होता है डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन,
तो डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन आप एडेनिन में भी देख रहे हैं और गुआनिन में भी देख रहे हैं। तो कुछ तो बेसिक डिफरेंस होगा, तभी तो हम कहेंगे किसी को एडेनिन और किसी को गुआनिन, और नहीं तो दोनों एग्जैक्टली जब सेम ही हो जाएगा तो हम दोनों को एडेनिन कहते हैं या दोनों को गुआनिन कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ है, चलिए उस पर अब हम नजर डालते हैं। तो आप देखेंगे कि प्यूरिन में, ये जो प्यूरिन है, तो चाहे उसका एडेनिन हो या गुआनिन, इमिडाजोल रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों का ये जो इमिडाजोल रिंग है वो एग्जैक्टली इमिडाजोल रिंग क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन और ये 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन। 7th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, पीछे काउंटिंग किए थे, और यहाँ कौन सा है, 9th पोजीशन पे भी है। नाइट्रोजन के आपको पता है कि नाइट्रोजन एटलीस्ट कितना बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इस नाइट्रोजन को तो पूरा है वन, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, इस जगह पे डबल बॉन्ड है और इस जगह पे डबल बॉन्ड हो गया, तो 2 बॉन्ड इधर और 1 इधर। तो इस नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन में इधर सिंगल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो इसको फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन के साथ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, जो कि ट्रिपल बॉन्ड। तो इमिडाजोल रिंग आपका प्यूरिन का हो या प्यूरिन में एडेनिन का हो या गुआनिन का, दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो ये याद रखने में आपको मुश्किल नहीं होगी। साथ साथ में इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड इसमें भी है, तो डबल बॉन्ड इस जगह पे भी है। अब जो देखते हैं डिफरेंसेज, अब हम लोग डिफरेंसेज देखते हैं कि एडेनिन और गुआनिन के पायरिमिडिन रिंग में कहाँ अंतर आता है। तो देखिए पायरिमिडिन रिंग में यहाँ इस पोजीशन पे काउंटिंग तो हम लोग यहाँ से करते थे 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाता था 7 8 9। क्लियर। तो जो 6th पोजीशन है, यानी 6th पोजीशन पे यहाँ कार्बन है, तो 6th पोजीशन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, वही इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। किसमें, ये गुआनिन में है और ये एडेनिन में है। ये अमीनो ग्रुप है और ये एक तरीके से कीटोन कह सकते हैं, CO। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या, कि फर्स्ट पोजीशन पे जो यहाँ नाइट्रोजन है, तो फर्स्ट और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड आपका नहीं है। नाइट्रोजन तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड एडेनिन में हो जाने की वजह से इस नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन को एटलीस्ट कितना बॉन्ड बनाना है, 3। तो 1 2 3 तो हो ही गया। इसमें क्या है, 1 2, तो तीसरे बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए ये कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। क्लियर। फिर आप देखिएगा कि 2nd पोजीशन का कार्बन एटम और 3rd पोजीशन में नाइट्रोजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड एडेनिन में भी है और डबल बॉन्ड आपका गुआनिन में भी है। लेकिन 2nd पोजीशन के कार्बन एटम के साथ NH2 एडेड है, किसके साथ, गुआनिन के साथ। यानी NH2 दोनों में है, एडेनिन में भी है और गुआनिन में भी है, लेकिन एडेनिन के ये 6th पोजीशन पे है और गुआनिन के ये 2nd पोजीशन पे है। इस तरीके से आप यदि डिफरेंसेज अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको एडेनिन का भी स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा और गुआनिन का भी स्ट्रक्चर याद रहेगा। तो ये था नाइट्रोजिनस बेसेज। अभी हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजिनस बेसेज, जो कि 2 तरीके का होता है। नाइट्रोजिनस बेसेज क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को हम नाइट्रोजिनस बेसेज कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, प्यूरिन और दूसरा कौन सा, पायरिमिडिन। प्यूरिन ये 2 तरीके का होता है, एडेनिन और गुआनिन। अब एडेनिन और गुआनिन के स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस था, उसका मैंने डिस्कशन अभी कर लिया। जब प्यूरिन आपका समाप्त होता है तो बारी आती है किसकी, पायरिमिडिन्स की। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, पायरिमिडिन्स की। देखिए पायरिमिडिन्स जिसमें 11 लेटर है और प्यूरिन्स जिसमें 7 लेटर था, वो उसका डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन था और इसका सिंगल रिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन प्यूरिन 2 ही तरीके का होता है और पायरिमिडिन कितने तरीके का हो गया, 3 टाइप्स। कौन कौन, एक हो गया आपका
साइटोसिन जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, थायमीन टी से, और यूरासिल यू से। यूरासिल केवल और केवल होगा आरएनए में, ये डीएनए में नहीं होता है। और थायमीन जो होगा ये केवल होगा डीएनए में और ये आरएनए में नहीं होता है। क्लियर? और साइटोसिन कॉमन, चाहे आपका डीएनए हो या आरएनए। जब हम किसी का स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो उसके कंपोनेंट को पढ़ना सबसे जरूरी हो जाता है। तो ये डीएनए या आरएनए के कंपोनेंट है कौन? नाइट्रोजनस बेसेज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसेज, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है डीएनए, जब डबल स्ट्रैंडेड होगा तो, और सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया तो, यानी एक ही स्ट्रैंड का हुआ तो आरएनए। और भी अंतर है, जैसे नाइट्रोजनस बेसेज में अंतर होगा, शुगर में डिफरेंसेज होगा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी केवल बात कर रहे हैं हम इसके स्ट्रक्चर को, और इसके स्ट्रक्चर को याद रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो चलिए, और अब तीनों के बीच में हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आप तीनों के स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। कैसे ध्यान से देखिएगा? इसमें भी 6 मेंबर। आपको पता है कि पाइरिमिडीन में 6 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें पहला कार्बन एटम पे और तीसरा कार्बन एटम पे नाइट्रोजन का होना जरूरी है रिंग में। तो देखिए, ये फर्स्ट है कार्बन और ये तीसरा, काउंट करिए 1 2 और ये 3। ये क्या है? फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, थर्ड पे है, फर्स्ट पे है, थर्ड पे है, फर्स्ट पे है और थर्ड पे क्या है? नाइट्रोजन है। कॉमन हो गया। तीनों में क्या देखिएगा कि जो सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन है, ये कुछ नहीं रहता तो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। तो सेकंड पोजीशन के कार्बन के साथ, तीनों के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सब कॉमन है तीनों में। ठीक है? और क्या कॉमन है कि देखिए, आपको डबल बॉन्ड यहां भी मिलेगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। यानी फोर्थ और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में, पोजीशन के कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉमन है। तो डिफरेंसेज कहाँ आ गया? तो और देखिए, हर जगह पे जो तीसरा कार्बन नाइट्रोजन, तीसरा जो पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हर जगह पे NH 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 कॉमन है। अब डिफरेंसेज पे आ जाइए। देखिए, साइटोसिन में ये जो 6th पोजीशन है, काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6th पोजीशन पे आपका NH2 है। ठीक है? 6th पोजीशन पे क्या है? NH2 है, जो कि थायमीन और यूरासिल से अलग है। थायमीन और यूरासिल दोनों में 6th पोजीशन के कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या है? ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो थायमीन और यूरासिल में स्ट्रक्चर कॉमन हो गया, क्योंकि थायमीन होता है ओनली प्रेजेंट इन डीएनए और यूरासिल प्रेजेंट होता है केवल आरएनए में। लेकिन एक जो चीज यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये जो मिथाइल हमने लिखा है, ये मिथाइल इस जगह पे नहीं होता है। तो थायमीन को यूरासिल से कोई अलग करता है तो वो है मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल कितने नंबर के पोजीशन पे है? यहाँ हम फर्स्ट मानते हैं, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ और यहाँ फिफ्थ और यहाँ सिक्स्थ। तो सिक्स्थ फिफ्थ कार्बन एटम के पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है किस पे? थायमीन में, और वही यूरासिल में नहीं होता है, वही यूरासिल में नहीं होता है। तो देखिए, इसी वजह से थायमीन के जगह पे यूरासिल होगा आरएनए में, और यूरासिल के जगह पे थायमीन होगा डीएनए में। तो ओनली प्रेजेंट इन डीएनए एंड ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। तो ये हुआ नाइट्रोजिनस बेसेज का दूसरा पार्ट। यानी पहला पार्ट था प्यूरिन और दूसरा पार्ट है कौन सा? पाइरिमिडीन। तो पाइरिमिडीन के स्ट्रक्चर को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आपको पता है कि चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या होता है? पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का।
और न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है 3 चीजों से। कौन कौन? नाइट्रोजिनस बेसेज, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजिनस बेसेज के बारे में अभी आपने पढ़ा कि 2 तरीके का, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन 2 तरीके का, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन 3 तरीके का, 3 टाइप्स का होता है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। इसके स्ट्रक्चर को हमने अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर लिया है। अब देखिए, अब बारी आती है न्यूक्लियोटाइड्स का दूसरे पार्ट्स पे। कौन? पेंटोज शुगर। कौन सा? पेंटोज शुगर। तो चलिए अब हम पेंटोज शुगर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पेंटोज शुगर जैसा कि नाम है, पेंटोज का मतलब 5, पेंटोज का मतलब यानी वैसा कोई शुगर, यानी वह शुगर भी आप कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे तो शुगर कई तरीके का पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, उस पर हमें अभी नहीं जाना है। मुझे केवल और केवल मतलब है पेंटोज से, मुझे तो मतलब है सिर्फ तुमसे, यानी पेंटोज शुगर से। तो इसमें टोटल कार्बन एटम कितना है? 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो ये लीनियर हमने लिखा, एक साथ जोड़ करके लिखा है लीनियर। इसमें आप क्या देखेंगे कि पहला कार्बन एटम और चौथा कार्बन एटम यानी 4th पोजीशन के कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे हम ऑक्सीजन ब्रिज कहेंगे। जब 2 पार्टों को कोई जोड़ दे तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। तो ब्रिज हो गया। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। चूंकि डीएनए और आरएनए में लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, पेंटोज शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसी को अब जब हम साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये 5 मेंबर और इधर 1 2 3 4 5 मेंबर और ये 6th में यहाँ चला जाएगा। तो अब कार्बन एटम को देखिए, यहाँ 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और ये 5th कार्बन। और आप इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि 1st पोजीशन और 4th पोजीशन के कार्बन एटम के बीच में कौन है? ऑक्सीजन ब्रिज है। ये कौन है? ऑक्सीजन का ब्रिज है। क्लियर हो गया होगा? तो चाहे देखिए, पेंटोज शुगर भी होता है 2 तरीके का। पेंटोज शुगर भी जो होता है वो 2 तरीके का, पहला होता है राइबोज और दूसरा होता है डिऑक्सी राइबोज शुगर। अंतर कहाँ है? तो देखिए, ये 2nd पोजीशन पे आप आ जाइए। 2nd पोजीशन के कार्बन एटम के साथ यदि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तब ये हो जाएगा राइबोज शुगर। तब क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर। लेकिन यही आप इस जगह से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा तब यही शुगर कहलाएगा आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ गए होंगे? राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज कब कह रहे हैं? जब इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ है, तो ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ शुगर, और जब ऑक्सीजन हटा दिए तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ शुगर। तो इस वजह से ऑक्सीजन हट गया तो नाम हो गया डीऑक्सी यानी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ शुगर हो गया डीऑक्सी राइबोज। है तो राइबोज लेकिन ऑक्सीजन को हटा दिया गया तो डीऑक्सी राइबोज। और डीऑक्सी राइबोज होगा डीएनए में, और ऑक्सीजन यदि रहता तो कहलाता राइबोज शुगर, और ये होता किस चीज में? आरएनए में। क्लियर हुआ? अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया पेंटोज शुगर 2 तरीके का, राइबोज और दूसरा कौन सा हो गया? डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लिखते रहिए, सीखते रहिए। नहीं लिखेंगे तो अच्छा, लिख लिए तो बहुत अच्छा। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज पे। अभी जो फिर से आप एक बात सुन लीजिए कि आप अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, डायरेक्ट नहीं, उसके कंपोनेंट के बारे में। जब आपको कंपोनेंट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी तभी आप डीएनए का स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपने डिटेल में पढ़ा कि चाहे डीएनए हो या आरएनए, ये होता क्या है? ये होता है आपका डीएनए या आरएनए
ये जो होता है पॉलीमर होता है किस चीज का, न्यूक्लियोटाइड्स का। बिजली चली गई है इसलिए हो सकता है कि हम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हमारी बातें आप सुन रहे होंगे। तो काम से मतलब है, तो आगे हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका एक तरीके का पेंटोज शुगर है, इसमें कुछ बदलाव होगा तो एक हो जाएगा राइबोज शुगर और एक हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर में आप देखिए कि क्या है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के बीच में जो आप बेसिक डिफरेंसेस जो देख रहे हैं, आप सेकंड पोजीशन पे देखिए, यहाँ सेकंड पोजीशन पे तो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोक्सिल है। यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन इस जगह पे हाइड्रोक्सिल नहीं है, ऑक्सीजन हट गया है। बाकी जो भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे सब कॉमन होगा, वो भी मैं समझा दूंगा। तो इसी वजह से, इस ऑक्सीजन के वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ शुगर, यानी पेंटोज शुगर। तो राइबोज शुगर ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, और यहां से हट गया तो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर यानी डीऑक्सी राइबोज शुगर ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। क्लियर। बाकी आपको स्ट्रक्चर और हम याद कराते हैं। देखिए, फर्स्ट पोजीशन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, हर जगह पे कार्बन होगा। देखिए, फर्स्ट पे कार्बन है, सेकंड पे लिखा नहीं जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इतना तो जानकारी होगी। थर्ड, फोर्थ और देखिए फिफ्थ पे कार्बन जानबूझ करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे देखिए OH है, हर जगह पे यही होगा, OH जुड़ा हुआ था, देखिए OH, ठीक है। और यहां भी होगा OH, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी सब फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोक्सिल ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। बाकी आप सेकंड और थर्ड पे देखेंगे, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन यहाँ तो है ही नहीं, तो समझ ही गए, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या हो, फिफ्थ पोजीशन पे हो जाएगा CH2OH और CH2OH, ये कॉमन है। क्लियर हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर हो गया राइबोज शुगर का, और ये डिटेल स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, डीऑक्सी राइबोज शुगर का। और ऐसे आपको जनरल याद रखना होगा, तो सेकंड पोजीशन याद रखिएगा कि H और OH है ये वाला, तो राइबोज, H और H है, ऑक्सीजन हट गया तो वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर। नेक्स्ट, आपको पता है कि तीन चीज होता है डीएनए में, तीन कंपोनेंट होता है। कौन कौन? एक होता है नाइट्रोजनस बेसेज, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट। ये जनरल फॉस्फेट है जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये लिंकर का काम, ये जोड़ने का काम करेगा। कैसे जोड़ने का काम करेगा डिटेल में इसी में पढ़ेंगे, आप अच्छे तरीके से इसे समझते रहिए। तो देखिए, फॉस्फेट है, ये पीरियोडिक टेबल में 5 और 5A में मिलेगा, यानी फॉस्फेट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। तो टोटल इसका कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने का कितना, 5। तो 1 बॉन्ड 2 3 और ये हो गया 4 और 5। क्लियर। फिर आप यहाँ देखिए, चलिए इसको हम अच्छे तरीके से आपको हम समझाएं दें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। जो जानते होंगे उनके लिए अच्छा है, अच्छी बात है। तो ये हो गया कौन सा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। इस जगह पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। फिर यहाँ ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हाइड्रोजन 1। फिर यहाँ होगा कौन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और इस जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिल गया। तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, ये एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये आप सिंगल बॉन्ड, आप ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाँ सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और ये एक ले लेगा किससे, फास्फोरस से, और ये हाइड्रोजन से। तो टोटल 8 हो गया। इसको डुप्लेट चाहिए था, इसको ऑक्टेट चाहिए था, तो इन दोनों के बीच में भी सॉरी अभी कैसे ये अभी करेंगे। ये टोटल हो गया ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। तो फास्फोरस के सराउंडिंग में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है ही, और ले लिया एक किससे, ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा 6
और इधर देखिए सॉरी, ये 5 है ऑलरेडी, नीचे भी होगा ना जी, नीचे पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा, इससे भी लेगा एक, हड़बड़ी में गड़बड़ कर दिया, ठीक है। देखिए आप ऐसे समझिए, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। कैसे H3PO4 का स्ट्रक्चर बनता है, H3PO4 ये लिंकर का काम करेगा। ये सेंट्रल एटम है तो बीच में हो गया हमारे पास फास्फोरस। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 2 3 4 और ये 5। ऑक्सीजन इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है और एक ऑक्सीजन ऊपर भी है। तो ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 और नीचे हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ले लिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को डुप्लेट चाहिए, क्यों, हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा। तो देखिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पार्ट एक्चुअली नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं, ये ऐसे क्लियर। हाइड्रोजन का अपना डुप्लेट पूरा हो गया यानी संतुष्ट हो गया। ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्टेट पूरा करना, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक इस फास्फोरस से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, तो 6 और +2 कितना हो गया, 8। सिमिलरली 6 + 2 8 हो गया, 6 प्लस और ये 2 8 हो गया। ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। फास्फोरस का ऑलरेडी इसके पास कितना है, 5, तो तीनों ऑक्सीजन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया बेचारा ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक अब इन सबों के बीच में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हुआ है, किसके बीच में, इस ऑक्सीजन के बीच में और इस फास्फोरस के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब पूरा का पूरा इन सबों का ऑक्टेट डुप्लेट सब पूरा हो गया। बेचारे ये ऑक्सीजन के पास नहीं हुआ है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो ये दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसका है, फास्फोरस का। तो ये फास्फोरस कंप्लीट रूप से ऑक्सीजन को नहीं देगा, शेयर करेगा, कहेगा कि भाई तुम्हारे पास 6 ही है तो मेरे से 2 ले लो, शेयर करो, जब जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा और तुम्हें जरूरत है तो तुम, यानी दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन का काम चल जाएगा। तो इस जगह से ये बनेगा कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम यहाँ डबल बॉन्ड के जरिए क्या करते हैं, बायोलॉजी में उसको कंसिडर कर करके समझाते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, H3PO4 यानी फॉस्फेट का, जो कि काम करेगा किस चीज का, लिंकर का। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो चलिए आगे देखते हैं डिटेल में, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये है फॉस्फेट का स्ट्रक्चर H3PO4 का। तो आपने पढ़ा है क्या, आप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। डीएनए बना होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीज होता है, कौन कौन होता है, ये नाइट्रोजनस बेसेज, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, 3 चीज, तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं कि अब जो कंपोनेंट पार्ट होता है वो आपस में जुड़ा हुआ कैसे होता है, किस किस रूप में जुड़ेगा, तो उसे हम क्या क्या नाम देंगे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग वो भी जानने का कोशिश करते हैं। यदि आपके पास किसी मशीन का कंपोनेंट पार्ट हो तो आपको जोड़ने भी तो आना चाहिए ना। तो डीएनए का सारा कंपोनेंट आप समझ गए हैं, लेकिन आप उसको जोड़ेंगे कैसे, आप कुछ कुछ बात यहाँ ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा, ये है पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर। जब वो नाइट्रोजनस बेस के साथ होता है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। चलिए पहले मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझा लूँ, इसके बाद ही ये इस टॉपिक पे हम आएंगे तो आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो चलिए इनको हम क्लियर कर लेते हैं। आप समझें, किसी अच्छे टॉपिक को समझने के लिए
तो वक्त लगता ही है, और पढ़ने चले हैं तो वक्त तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे समझिए, ये है कोई शुगर, ये है इस तरीके से कोई शुगर, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये 5वां नंबर कार्बन एटम है किसी भी शुगर का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेंटोज शुगर के पहला कार्बन एटम के साथ, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ कोई न कोई नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ेगा, कोई न कोई नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ेगा। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में दोनों हो सकता है, राइबोज भी और डीऑक्सी राइबोज भी। तो पेंटोज शुगर है, इसके साथ कोई नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ता है तब वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। आप इसे याद रखेंगे, क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोसाइड। और जब कोई पेंटोज शुगर के साथ 1 2 3 4 और ये कौन सा हो गया, 5वां नंबर का कार्बन एटम, फर्स्ट के साथ कोई नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया है, तब तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन 5वां कार्बन एटम के साथ कोई फॉस्फेट आकर के जब जुड़ जाए तब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में मात्र एक चीज का डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों में कॉमन क्या है चीज? कॉमन है कि नाइट्रोजनस बेस होगा किस चीज पे? पहला कार्बन एटम पे, फर्स्ट कार्बन एटम पे। यदि 5वां कार्बन एटम पे आ गया कौन, कोई फॉस्फेट आ गया, तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो तो न्यूक्लियोसाइड, और शुगर नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट हो तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो यही बात को यहाँ लैंग्वेज में हमने लिखा है कि कब कहेंगे न्यूक्लियोसाइड और कब कहेंगे, अरेंजमेंट में देखिए, जब कोई पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन एटम पे, ध्यान रखिएगा, जुड़ेगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर जो कि पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन एटम पे और फॉस्फेट फिफ्थ पे, 5वां पोजीशन पे ऐड होता है, तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और ये दोनों हॉट क्वेश्चन बन करके आता है। क्लियर? अब देखिए, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म बॉन्ड विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। बता चुके हैं कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन एटम से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। वही लिखा है कि नाइट्रोजन ऑफ फर्स्ट प्लेस फॉर्म बॉन्ड विद द शुगर इन केस ऑफ पाइरिमिडीन, while in purine नाइट्रोजन ऑफ द 9th प्लेस फॉर्म बॉन्ड विद द शुगर। अब ये इन बातों को आप समझिएगा कैसे। ये जो 4th पोजीशन है का जो टॉपिक है वो आगे हम स्ट्रक्चर में डिस्कस किए हैं, तो आप पेशेंस लूज नहीं करिएगा, इस पे चर्चा करेंगे। फॉस्फेट फॉर्म ईस्टर बॉन्ड विद द 5th कार्बन ऑफ शुगर टू फॉर्म कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। यानी 5वां कार्बन एटम और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, तब कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो 4th पॉइंट और 5th पॉइंट समझने में आपको हल्का सा भी लैंग्वेज के रूप में दिक्कत हुई है तो वह भी तुरंत क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे कैसे होता है। जितना लैंग्वेज में वो लिखा हुआ था सारे का जो सॉल्यूशन है आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इनको जरा हम थोड़ा सा क्या कर लें, बड़ा कर लें। और यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप सीख नहीं रहे हैं। चलिए देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को जब आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हौच पौच लगेगा। इस हौच पौच वाली दुनिया से हट करके आप समझना शुरू करिए। हाँ, देखिए कि क्या क्या है, जहाँ जहाँ नज़र डलाएंगे वहाँ आप देखिएगा। ये है शुगर, ये क्या है?
शुगर है, जहां बार बार घुमा रहे हैं ये शुगर है। कैसे शुगर है? 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर का कार्बन एटम, तो ये पेंटोज शुगर है। तो दूसरा कार्बन एटम पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकंड पोजीशन के कार्बन एटम पे ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। यदि यहाँ OH होता तो ये राइबोज शुगर कहलाता, लेकिन ये राइबोज हम पढ़ा रहे हैं कि आपको DNA, तो मुझे शुगर कैसा चाहिए? डीऑक्सी राइबोज। इस वजह से यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया गया हो, तो डीऑक्सी राइबोज है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ H और OH क्यों नहीं लिखे, यहाँ OH क्यों नहीं लिखे, HOH क्यों नहीं? अरे जिस पर हमें फोकस करना है, जो हीरो रहेगा उसी पे बात करेंगे ना। साइड में कोई रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, जहां पर समझना है उससे बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्बन एटम से ये एडिनिन है, तो इसका 9th पोजीशन का नाइट्रोजन क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। और ये नहीं याद रख रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा कि डीऑक्सी राइबोज या राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के एटम से ही कोई नाइट्रोजनस बेस आकर के जुड़ता है, लेकिन एडिनिन होगा तो उसका 9th पोजीशन के इमिडाजोल रिंग आकर जुड़ता है नाइट्रोजन से। क्लियर? फिर यहाँ देखिए CH2OH था और इसका ये H3PO4 है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए, तो हटाने की वजह से नेगेटिव चार्ज। और इस जगह पे क्या था? आप इस जगह के बॉन्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? यहाँ था ये, अब देखिए हर जगह पे यहाँ हाइड्रोजन था, चलिए बना दिए, तो नेगेटिव चार्ज को हटा देते हैं। यहाँ भी OH था, इसके साथ कौन था? CH2OH ऐसे लिखे थे, CH2OH। तो इसका OH और इसका H मिलकर के क्या बना दिया? H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ से जब हटेगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड कैसा होगा? ईस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये फॉस्फेट के बीच में और 5th पोजीशन कार्बन एटम के बीच में ये बॉन्ड होता है। किसके? यानी सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा कि 5th नंबर कार्बन एटम ऑफ द शुगर के साथ ही कोई फॉस्फेट आकर के क्या होता है? जुड़ता है। क्लियर? और डिटेल में स्ट्रक्चर कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा DNA में। अब आप देखिए ये है पेंटोज शुगर, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही इसके साथ ये फॉस्फेट आकर के जुड़ा तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। देखिए ये शुगर, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट, तो ये तीनों एक साथ कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं। आगे देखिए, अब देखिए डीऑक्सी राइबोज है और एडिनिन है। यानी मान लीजिए कि ये होता राइबोज शुगर और ये एडिनिन होता, तो एडिनिन और राइबोज शुगर एक साथ होता तो उसको कहते एडिनोसिन। वही एडिनिन, राइबोज शुगर और ये फॉस्फेट होता तो ये कहलाता एडिनाइलिक एसिड। तो ये पूरा का पूरा एक साथ हम कहेंगे एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एडिनाइलिक एसिड इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड which is present in the RNA. क्यों RNA? राइबोज शुगर है तो एडिनाइलिक एसिड। इसी में देखिए थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। राइबोज शुगर के जगह हम ले लेते हैं डीऑक्सी राइबोज। यहाँ राइबोज है, यहाँ डीऑक्सी राइबोज, बाकी सब कॉमन है। एडिनिन तो एडिनिन। तो देखिए एडिनिन और राइबोज था तो कहा गया क्या? एडिनोसाइन। ये एक तरीके का न्यूक्लियोसाइड है। क्यों न्यूक्लियोसाइड है? ये है नाइट्रोजनस बेस और ये है पेंटोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर जब ले लीजिएगा तब ये एडिनोसाइन ना कहला के कहलाएगा डीऑक्सी एडिनोसाइन या एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्लियर? फिर आगे देखिए डीऑक्सी एडिनोसिन जब हम कह दिए तो इसका मतलब है
कि एडिनिन और डीऑक्सीराइबोज एक साथ है और इसके साथ फॉस्फेट आकर के जुड़ गया, तब ये सब एक साथ कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट आ ही गया, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड और एडिनिन जुड़ा हुआ है, इस वजह से कहलाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, शॉर्ट में कहेंगे DAMP। ठीक है। सिमिलरली एडिनिन एक में है, किसी में गुआनिन, किसी में साइटोसिन, किसी में थाइमिन, हल्का हल्का बदलाव कर देते हैं। देखिए गुआनिन है राइबोज तो कहेंगे गुएनोसिन, गुएनोसिन और फॉस्फेट है तो कहलाएगा गुएनोलाइक एसिड, GMP याद रखिएगा। अब आ जाइए कौन सा ये गुआनिन है, सबों के लिए एक एक बारी बारी से लिख दिए हैं। तो गुआनिन है, डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सी गुएनोसिन, डीऑक्सी गुएनोसिन फॉस्फेट तो डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड DGMP। ये तो प्यूरिन हो गया। पाइरिमिडीन पे आ जाइए, साइटोसिन है, राइबोज शुगर है तो साइटिडीन, साइटिडीन है और फॉस्फेट आ गया तो साइटिडाइलिक एसिड CMP। साइटोसिन है, डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन और फॉस्फेट है तो डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड DCMP। अब यूरासिल जो RNA नहीं होगा, ये केवल और केवल राइबोज से जुड़ेगा, राइबोज है तो यूरिडीन, ये कभी भी डीऑक्सीराइबोज के साथ ही नहीं जुड़ता। यूरिडीन और फॉस्फेट तो यूरिडाइलिक एसिड UMP। थाइमिन कभी भी राइबोज शुगर के साथ नहीं रहेगा, तो थाइमिन डीऑक्सीराइबोज के शुगर के साथ है तो कहलाएगा डीऑक्सीथाइमिडीन या डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड DTMP। MP यानी मोनोफॉस्फेट, 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 हर जगह एक एक फॉस्फेट भी इससे एडेड है। यहाँ तक समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको फिर से क्लियर कर देंगे दोबारा। ये स्ट्रक्चर को आप यदि ध्यान में रखेंगे तो ये नीचे जो कुछ भी लिखा गया है उसी के आधार पे है, एक समझेंगे तो सब समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपको याद होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ DNA के जितने कंपोनेंट है कि DNA में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, वो सारे कंपोनेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि DNA बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से, नाइट्रोजिनस बेस से। नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके का, प्यूरिन, पाइरिमिडीन। प्यूरिन जो DNA में होगा, एडिनिन गुआनिन, तो एडिनिन गुआनिन प्यूरिन दोनों में कॉमन होता है, RNA हो चाहे DNA। लेकिन पाइरिमिडीन जो होगा तो DNA में केवल थाइमिन और साइटोसिन होगा, यूरासिल नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको ध्यान में रखना है। अब जब कंपोनेंट सब समझ के, जैसे हम समझते हैं ना कि किसी बिल्डिंग को बनाना है, तो आप किसी दीवार को देख रहे हैं तो आप दीवार को देखते हैं, लेकिन बनता किसके चीज से है? उसमें ईंट होता है, सीमेंट होता है, बालू होता है, पानी होता है। तो DNA में आप अभी क्या पढ़े हैं? ईंट के बारे में पढ़े हैं, सीमेंट के बारे में पढ़े हैं, पानी के बारे में पढ़े हैं। जैसे शुगर, कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर आप क्या पढ़े? नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। ये आपस में कैसे जुड़ करके DNA बनाएगा, अब आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए DNA को डिस्कवर किया था मीसर ने, फ्रेडरिक मीसर ने। कहाँ से? पस सेल से। और पस सेल के कहाँ से? न्यूक्लियस से। इसीलिए DNA को इन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लिन कहा था। बाद में ये टर्म अल्टमान के थ्रू देकर के कहा गया न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। DNA टर्म वाज गिवन बाय जेचेरिस। ये सब छोटा छोटा लॉलीपॉप टाइप का सवाल है जो आपको नीट में यूजुअली आएगा। तो DNA टर्म वाज गिवन बाय जेचेरिस। कंपोजिशन DNA का, डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी 5 कार्बन एटम का यानी पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस यानी प्यूरिन और पाइरिमिडीन, प्यूरिन एडिनिन गुआनिन होगा, पाइरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन होगा, यूरासिल नहीं होगा। पूरा ये सब स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। और फॉस्फेट H3PO4 जो कि एक लिंकर का काम करेगा। अरेंजमेंट देखिए कि कैसे कैसे होता है। जब आप दीवार बनाते हैं तो नीचे बेस बनाते हैं, तब ना आपको दीवार दिखता है। तो बेस बनाते बनाते अंत में आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर DNA का समझ में, अभी तक यदि आप पेशेंस रखे होंगे तो कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है। तो अरेंजमेंट देखिए, सबसे पहली बार अरेंजमेंट देखिए, ये पेंटोज शुगर है
और स्पेशली डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे H और H है, तो H रहता तो राइबोज हो जाता। फर्स्ट कार्बन एटम से कौन है? एडेनिन, और फिफ्थ पे कौन जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। क्लियर है? तो चलिए इसको और भी हम अच्छे तरीके से इधर समझते हैं, तो फिर इधर ले चलेंगे आपको। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, तो ये हो गया एक तरीके से हमारा कौन सा, 1 2 3 नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे है यहाँ फॉस्फेट, एक फॉस्फेट है, और यहाँ एडेनिन होता तो कहलाता एडिनोसिन। डीऑक्सीराइबोज है, यदि राइबोज शुगर होता तो हम डीऑक्सीराइबोज ले लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो कहलाता डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट और जुड़ जाता तो कहलाता डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक और फॉस्फेट जुड़ जाता तो ये कहलाता डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DATP। तो आप ATP का नाम तो सुने हैं, तो यदि यहाँ हम कर देंगे H और OH यानी राइबोज शुगर, तो आगे से D क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो AMP, ADP और ATP का स्ट्रक्चर यही हुआ। समझ गए? अभी हम बात कर रहे हैं कि किस चीज के बारे में? DNA का स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए DNA का स्ट्रक्चर में ये है हमारे पास क्या, ये है पेंटोज शुगर, पहला कार्बन एटम से मान लीजिए कि एडेनिन जुड़ा हुआ है, पांचवा कार्बन एटम से फॉस्फेट। तो ये जब तीन एक साथ आ जाए, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो कहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोटाइड्स। फिर देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है इस तरीके से, ये इस जगह पे फॉस्फेट जोड़ दिए और इस जगह पे एडेनिन मान लीजिए कि गुआनिन है। समझ गए? तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऊपर वाले के ये थर्ड वाले पोजीशन से लिख देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, और इसका पांचवा कार्बन एटम के से ऐसे आपस में जुड़ जाए तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गया, तब ये कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। ये पांचवा कार्बन एटम ये जो है फॉस्फेट ऊपर से भी जुड़ सकता है, तो ये कहलाएगा 5 प्राइम, और इसका तीसरा नेक्स्ट वाला से जुड़ेगा तो ये कहलाएगा 3 प्राइम। यदि यहाँ जैसे ये है वैसे ही यहाँ भी कोई जुड़ जाए तब कहलाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा ढेर सारा आपस में लंबा जुड़ जाए तब ये कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आप समझ गए यहाँ तक कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कब कहेंगे? तो चलिए फिर से हम इसको समझें। अब देखिए अरेंजमेंट में क्या है, फॉस्फेट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एडेनिन है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड 1। दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखिए बीच में इसका तीसरा और इसके पांचवा के बीच में एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। आपको याद रखना पड़ेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो कि तीसरा कार्बन एटम और पांचवा कार्बन एटम के बीच में बना हुआ होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो ये कब इसे पढ़ेंगे 5' नहीं 5 प्राइम, और इसे पढ़ेंगे हम 3 प्राइम। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारा आपस में जुड़ जाता तो कहलाता पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आप आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए इस पे बात की है, अब इसको जूम कर रहे हैं। किसको जूम कर रहे हैं? ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना है ये वाला, ये बॉन्ड आखिर कैसे बना है, चलिए इस पे चर्चा कर लें। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे हुआ? देखिए ये है पेंटोज शुगर, आपको स्ट्रक्चर पूरा याद रखना पड़ेगा, बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे तो वीडियो और लंबा होते चला जाएगा। ये है पेंटोज शुगर का तीसरा नंबर का कार्बन एटम है, यहाँ H है और यहाँ कौन है? OH है। H है और OH है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड 1 है और ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? 2 है। न्यूक्लियोटाइड 1 और न्यूक्लियोटाइड 2।
तो देखिए ये फॉस्फेट का OH का हाइड्रोजन और ये डीऑक्सीराइबोज के तीसरे कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका H और OH यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, जो आपको निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बीच में और इस कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन एटम है, तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में आप ये समझ, ये पूरा पीछे बारे में बात कर चुके हैं, तो जहां मेन फोकस करना है उसी पे बात करना है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यही है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये पूरा का पूरा एक साथ एक जगह आपको लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो आपने अभी समझा कि कैसे ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड था उसका तीसरा पोजीशन और नीचे वाले का पांचवा पोजीशन के बीच में कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA। धीरे धीरे कर करके आपको सब कुछ पता चलते जा रहा है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में 1 मिनट और। हाँ, आप इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इसे। सेकेंड अरेंजमेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट में आपने डाइन्यूक्लियोटाइड देखा। डाइन्यूक्लियोटाइड में आपने क्या क्या देखा, देखिए ध्यान से। सेम चीज यहाँ है, कोई नया चीज नहीं है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, अलग से एक हम बना देते हैं तो आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। या क्या करते हैं कि यहाँ स्टॉप अभी करते हैं और अगले वीडियो में आपको स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में टोटल अरेंजमेंट अच्छे तरीके से समझा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, हौच-पौच हो गया है। तो अगले दिन आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।